वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आप जानते हैं कि आजकल चैनल पर एक्सप्लेन करने के लिए हम किस तरह से ढूंढते हैं मूवीज को। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितने ट्विस्ट हैं जो हमारी इंटेलिजेंट ऑडियंस गैस कर पाएगी और कितने नहीं कर पाएगी। फिर ऐसी मूवीज पर भी नैरो डाउन करते हैं जो दूसरे चैनल्स पर एक्सप्लेन नहीं की गई। इस तरह कई बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी मूवीज चुनकर लेकर आते हैं जिसमें कोई तो ऐसा ट्विस्ट हो जो आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे। तो आज भी एक ऐसी ही मूवी लेकर आए हैं आपके लिए जिसमें गॉड्स हैंड किलर नाम का एक कातिल है जो ये कहकर कत्ल कर रहा है कि भगवान मुझसे ये सारे कत्ल करने को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के देखो इतने सारे हाथ है नहीं कि वो धरती पर आकर इंसान के रूप में जी रहे इन डीमंस को मार डाले। तो उन्होंने भाई मुझे चुना है इस पुण्य काम के लिए। ये मेरे हाथ भगवान के हाथ है, इसीलिए इस कातिल को गॉड्स हैंड किलर कहा जाता है। इस तरह भगवान के नाम पर ये कत्ल पे कत्ल किया जा रहा है और FBI एजेंट्स भी उसका पता नहीं लगा पाते। ऐसे में मूवी का हीरो सामने आता है और कहता है कि मैं उस कातिल को जानता हूँ। फिर वो अपने बचपन की कहानी सुनाता है जिसके जरिए खुलनी शुरू होती है इस कहानी की कई घटनाएं, यानी कि ट्विस्ट्स। और आखिर में जब हमें पता लगता है कि गॉड्स हैंड किलर कौन है और वो ये कत्ल क्यों कर रहा है, तो सच मानिए दोस्तों तोते उड़ जाएंगे आपके, क्योंकि मूवी देखकर तो हमारे भी तोते उड़ गए थे। तो आइए देखते हैं 2001 में रिलीज हुई ये साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसका नाम है फेल्टी। मूवी की शुरुआत में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स को दिखाते हैं जिसमें गॉड्स हैंड किलर नाम के एक सीरियल किलर के बारे में खबर छपी होती है। उसने अब तक 6 कत्ल किए हैं, लेकिन आज तक एक भी लाश नहीं मिली और ना ही कातिल पकड़ा गया। और क्राइम सीन पर हर बार एक नोट मिलता है जिसमें कातिल ने लिखा होता है, मैंने ये कत्ल भगवान के कहने पर किया है। ऐसे हालात में एक FBI एजेंट को दिखाते हैं जिसका नाम है विजली। उसे आधी रात को ऑफिस बुलाया गया है और वो मामले की संगीनता को समझकर तुरंत अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ा हुआ है। अंदर एक ऑफिसर विजली को बताता है कि एक आदमी एम्बुलेंस में आया था और कहता है कि सिर्फ आप ही उससे बात करेंगे, क्योंकि आप गॉड्स एंड किलर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, इसीलिए। विजली हैरान होकर उस आदमी से मिलने जाता है कि कौन है जो सिर्फ मुझसे ही बात करने के लिए आया हुआ है। वो आदमी अपना नाम फेंटन बताता है। इससे पहले कि विजली उससे कुछ पूछता, वो टेबल पर रखी एक फोटो उठाकर देखने लगता है और पूछता है कि क्या ये आप और आपकी माँ है। पर विजली कहता है कि बिना परमिशन के किसी की चीजों को छूना गलत आदत है। ये कहकर वो फोटो ले लेता है। इस पर फेंटन कहता है कि मैं बहुत देर से आपका वेट कर रहा था, उसी बीच इस फोटो को देख लिया। खैर वैसे मैं आपसे इसीलिए मिलने के लिए आया क्योंकि आप जिस गॉड्स हैंड किलर को ढूंढ रहे हैं उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा छोटा भाई एडम है। पर विजली को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि FBI कई सालों से उस कातिल को ढूंढ रहा है और आज अचानक एक आदमी आकर कह रहा है कि वो मेरा भाई है। विजली पूछता है कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम्हारा भाई ही गॉड्स हैंड किलर है। वो है कहाँ पर वैसे। यहाँ फेंटन 2 दिन पहले हुई बात बताता है जब उसके छोटे भाई एडम का कॉल आया था और उसने कहा था कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया में डीमंस की संख्या बढ़ती जा रही है, मैं और डीमंस को नहीं मार पाऊंगा, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। पर मेरे मरने के बाद तुम मुझे उसी रोज गार्डन में दफना देना जहाँ तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। ये कहकर उसने कॉल काट दिया था। एडम ने जिस कमरे में गन से खुद को शूट किया था वहाँ दीवार पर उसके द्वारा किए गए कत्लों की प्लानिंग, नोट्स वगैरह सब कुछ चिपकाए हुए थे। और इस तरह फेंटन आगे बताता है कि इस तरह मेरे भाई ने मुझे कॉल करने के बाद खुद को शूट कर लिया। वही गॉड्स हैंड किलर है जिसे आप कई सालों से ढूंढ रहे हैं और उसी ने सारे कत्ल किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फेंटन की बात अभी भी विजली की पकड़ में नहीं आती। उसे फेंटन पर शक होता है। अब उसकी बात को क्रॉस चेक करने के लिए वो फेंटन के टाउन के शेरिफ को कॉल करके फेंटन के बारे में डिटेल्स मांगता है। वहाँ पे एक औरत बताती है कि हाँ, फेंटन अपने भाई एडम की लाश को एक एम्बुलेंस में लेकर गया था, हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं, क्या वो वहाँ पर है। अब विजली को फेंटन की बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन एम्बुलेंस में कोई लाश नहीं होती दोस्तों। तो विजली वापस कमरे में आकर पूछता है कि तुम्हारे भाई की लाश है कहाँ पर और उसने तुम्हें अपनी लाश को रोज गार्डन में दफनाने के लिए क्यों कहा था और तुमने उससे वादा कब किया था कि मैं तुम्हारी लाश को वहीं दफनाऊंगा। फेंटन ने जैसे उसके सवाल को सुना ही नहीं, वो उल्टा विजली से कहता है कि आपकी आंखें हूबहू आपकी माँ की आंखों से मिलती हैं, वैसे आपने यही फोटो अपने टेबल पर क्यों रखी है बताओ। तो विजली चिढ़कर कहता है कि जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब तो समझे, उल्टे सीधे सवाल मत करो। तो साफ साफ बताओ तुमने अपने भाई को ये प्रॉमिस क्यों किया था कि उसके मरने पर तुम उसे रोज गार्डन में दफनाओगे। और अब यहाँ से दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ से फेंटन अपनी कहानी बताता है कि ये सब 1979 में शुरू हुआ था और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस वक्त बड़ा लड़का फेंटन, यानी जो फिलहाल विजली को कहानी सुना रहा है, वो और उसका छोटा भाई एडम दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे। बड़ा प्यार था दोनों में। एडम को जन्म देकर इनकी माँ चल बसी थी और उसके बाद से दोनों बच्चों को उनके पापा संभालते थे।
जिनका एक मैकेनिक शेड था। इनका घर बड़ा खूबसूरत था और एक रोज गार्डन के ठीक पीछे इनका घर हुआ करता था। ये दोनों रोज उस गार्डन को क्रॉस करके ही अपने घर जाते थे और उस गार्डन से गुजरना दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे और पापा के घर लौटने से पहले खाना भी बना कर रखते थे। और पापा ऐसे कि दोनों को इतना प्यार करते थे कि इन्हें माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। खुशियों से भरी थी इनकी पूरी लाइफ। ऐसे में इनकी खुशी पर पानी फिरने लगा एक रात को, जब उनके पापा ने दोनों भाइयों को जगाया। एक्चुअली इनके घर में एंजल की एक मूर्ति थी जो अचानक से चमकने लगी थी, जिसे सिर्फ पापा ने देखा था। इतना ही नहीं, पापा को उसमें सच में एक एंजल का रूप दिखा, जिसने कहा कि अब से तुम भगवान के लिए काम करोगे। भगवान ने खास तुम्हारे परिवार को अपने इस काम के लिए चुना है, क्योंकि इस दुनिया में डिमंस की संख्या बढ़ती जा रही है। उनका जल्द से जल्द खात्मा करना होगा और भगवान चाहते हैं कि उनके लिए तुम्हारा परिवार डिमंस को खत्म करने का काम करे। एंजल ने यह भी कहा था कि कुछ ही दिनों में भगवान तुम्हें डिमंस को पहचानने की शक्ति देंगे और उन्हें मारने के लिए हथियार भी तुम्हें देंगे। तो अगर तुमने भगवान के लिए ये काम किया तो जब दुनिया मिट जाएगी तो तुम्हारा परिवार स्वर्ग जाएगा। फैंटन को पापा की ये सारी बातें एकदम बेमतलब लगती है और वो बौखला कर बैठा होता है कि आधी रात को ये पापा को क्या हो गया। लेकिन अभी एडम छोटा है और वो पापा की बात को तुरंत विश्वास कर लेता है और बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछता है कि फिर तो हमें सुपर पावर्स मिलेंगे ना पापा। पर फैंटन का चेहरा देखकर पापा समझ जाते हैं कि उसे ये सब पागलपन लग रहा है। वो कहते हैं कि बेटा, सुनने में ये कितना भी अजीब क्यों न लग जाए, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। एंजल ने मुझे ये सब बताया है, तो हमें भगवान का ये काम करना ही होगा और जब दुनिया मिट जाएगी तो हम स्वर्ग जाएंगे और तुम्हारी माँ के साथ वहाँ बहुत खुश रहेंगे। फैंटन हक्का बक्का बैठा रहता है। जैसे तैसे रात बीत जाती है, लेकिन फैंटन का कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। अगली सुबह उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। पापा रोज की तरह दोनों को स्कूल ड्रॉप करने आते हैं। कल रात के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। फिर फैंटन सोच लेता है कि शायद कल रात मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, मैं पापा को गलत समझ बैठा। अब उसे थोड़ी तसल्ली होती है। स्कूल भी आ जाता है और दोनों नीचे उतरते हैं। तो पापा कहते हैं कि बेटा, कल रात जो मैंने तुम दोनों से कहा था उसके बारे में किसी को मत बताना, ओके? एडम तो मजे से कहता है कि नहीं बताऊंगा पापा। लेकिन पापा की बात को सुनकर फैंटन एकदम से फ्रीज होकर खड़ा रह जाता है। सारा का सारा दिन वो क्लास में बैठे बस यही सोच रहा होता है कि कहीं पापा पागल तो नहीं हो गए, वरना ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करने लगे। पर पापा जो कह रहे थे वो सच नहीं हो सकता, ये सोचकर वो खुद को तसल्ली देने लग जाता है। दूसरी ओर पापा को दिखाते हैं, जो देखते हैं कि एक घर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और ऐसा लगता है कि उन्हें कोई इशारा दिया जा रहा है। पापा उस घर के पास जाते हैं तो घर में एक कुल्हाड़ी और एक जोड़ी ग्लव्स रखा होता है। पापा उन्हें उठाकर घर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने हमें हथियार दे दिए, लेकिन ये ग्लव्स क्यों दिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह पापा अपने धुन में मस्त होते हैं। फैंटन की तो सांसें रुक जाती है कि ये क्या चल रहा है। पापा किसी दुकान से कुल्हाड़ी लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि भगवान ने दिया है। वो बहुत ही डर जाता है। लेकिन अगले ही दिन पापा फैंटन से कहते हैं कि बेटा, तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो ना? एंजल ने कहा था कि तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये देखो, भगवान ने दूसरा हथियार भी दे दिया। कहकर वो फैंटन को एक रॉड दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये भी मुझे भगवान ने ही दिखाया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अब पापा के पास 6 लोगों की एक लिस्ट भी होती है और वो कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि हमें इन 6 डिमंस को खत्म करना होगा। पर उन्हें ये लिस्ट मिली कहाँ से? और तब दिखाते हैं कि जब वो कार के नीचे लेटकर कोई रिपेयर कर रहे थे तो अचानक कार का निचला हिस्सा एक चर्च जैसा दिखने लगा और वहां पर एक एंजल ने उनको ये नाम बताया। पापा कहते हैं कि जैसे जैसे एंजल नाम बताता गया मैंने अपने नोटपैड में लिख दिया। पागलपन की भी हद होती है यार। यही सोचकर फैंटन कहता है कि पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये लोग इंसान हैं, डिमंस नहीं। क्या आप सच में इनकी जान लेने की बात कर रहे हैं? ये गलत है पापा। पर पापा कहते हैं कि बेटा, एक बात तो समझ लो, ये कत्ल नहीं है, भगवान की सेवा है। ये सेवा, भगवान ने जो काम दिया है उसे हम करने जा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? और एंजल ने मुझे ये भी बताया कि वो ग्लव्स किसके लिए दिए गए हैं। जब मैं वो ग्लव्स पहन लूंगा तो मेरे हाथ भगवान के हाथ माने जाएंगे और जब मैं अपने हाथों से किसी को टच करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो डीमन है या नहीं और उसने कौन कौन से बुरे काम किए हैं वो सब मुझे पता चल जाएगा, जिसके लिए मुझे उसको सजा देनी होगी। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दे दी है। फैंटन की समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, कैसे अपने पापा को सही बात बताए। वो घर छोड़कर भाग जाना चाहता है, लेकिन उसे पापा की फिक्र भी होती है कि पापा कहीं कोई बुरा कदम न उठा ले, इसीलिए वो घर से नहीं भागता। इसी बीच एडम एक लिस्ट लेकर आता है और कहता है कि पापा, मुझे भी एंजल ने ये लिस्ट दिया है। असल में स्कूल में उसे जो लड़के बुली करते थे वो उनके नाम लिख कर आया था। तब पापा उसे समझाते हैं कि बेटा, इस तरह खुद से नाम नहीं लिखना चाहिए और ना ही उन्हें कोई ठेस पहुंचानी चाहिए।
भगवान हमें जिन डिमंस के नाम देंगे हमें सिर्फ उन्हीं को मारना होगा। अपनी मर्जी से किसी को मार डालना कत्ल होता है। फेंटन को लगा कि पापा तो पागल ही हो गए, वो एडम को भी पागल करके छोड़ेंगे। एक दिन तो पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन अपने छोटे से परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, खासकर एडम को। उस रात वो एडम से कहता है कि यार पापा की बात मत मान, वो पागल हो गए, चल एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। पर एडम बहुत ही छोटा है, वो तो आंखें बंद करके अपने पापा पर बिलीव करता है। वो उल्टा फेंटन से कहता है कि भाई मुझे भी डिमंस को देखने की शक्ति मिल गई है, देखना मुझे भी एक दिन पापा की तरह एंजल दिखेगा। फेंटन सोचता है कि इसे तो समझाया नहीं जा सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई तरकीब सोचता, उसी रात उसके पापा एक औरत के घर जाते हैं जिसका नाम उनकी लिस्ट में था। वो उस औरत का नाम पूछते हैं और कंफर्म कर लेने के बाद उसे बेहोश करके घर लेकर आ जाते हैं। एडम को पापा की सारी बातें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन फेंटन एकदम घबराया हुआ होता है। पापा अपने बेटों के सामने भगवान के बताए हुए तरीके के अनुसार कर्म कांड जैसा कुछ करते हैं। पहले तो अपने ग्लव्स उतार देते हैं और फिर अपने हाथों से उस औरत को टच करते हैं। फिर ऐसे वाइब्रेट होने लगता है उनका शरीर मानो वो किसी के वश में हो। फिर उनके चेहरे पे आक्रोश दिखता है और उस कुल्हाड़ी से वो उस औरत पर बार बार वार करके उसका खात्मा कर लेते हैं। इस तरह हुआ था पहला कत्ल। फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर करके एक कवर में डालकर घर के आगे वाले रोज गार्डन में उसे दफना दिया जाता है। लेकिन तब भी पापा कहते हैं कि दफनाने का भी एक तरीका बताया है भगवान ने, और उसी तरीके से हमें करना होगा। ये औरत भले ही डीमन रही हो, लेकिन शरीर तो इंसान का है, इसलिए हमें उसे रिस्पेक्ट देना होगा। वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो फेंटन तो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वो कहता है कि आप कातिल हैं पापा, आपको पुलिस पकड़ेगी, देख लेना। पर पापा उल्टा कहते हैं कि बेटा ये औरत एक डीमन थी, इसे खत्म करके हमने भगवान की सेवा की है, ये कत्ल नहीं है। और भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि इसे टच करके मुझे पता चल गया था कि ये डीमन है। तुम्हें ये सब समझने में बेटा कुछ साल लग जाएगा अभी। और एंजल ने कहा है कि अगर हमारा ये काम किसी और को पता चला तो हम में से किसी की मौत हो जाएगी। इस तरह पापा ने फेंटन को बहुत ही डरा के रखा हुआ था। अभी आ जाइए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में फेंटन बताता है कि मेरा बचपन इतना घिनौना था सर, सुन लिया ना आपने। अब विजली पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पापा गॉड सेंट किलर थे जिन्होंने भगवान के नाम से कत्ल का ये सिलसिला शुरू किया, और उनके बाद अब तुम्हारा छोटा भाई एडम कत्ल कर रहा है? वैसे तुम्हारे पास इन सब का सबूत है क्या? फेंटन कहता है कि सर शायद आपने मेरी कहानी ध्यान से नहीं सुनी। आपको ये कैसे पता चला कि वो गॉड सेंट किलर भगवान के नाम पे कत्ल कर रहा है? और तब विजली बताता है कि पहले तो हमें एक बॉडी मिली थी जिसका बहुत ही घिनौने तरीके से कत्ल किया गया था, और लाश के पास एक नोट भी छोड़ गया था जिस पर लिखा था भगवान के हाथों इसकी मौत हुई है। आगे भी ऐसे कई कत्ल होंगे लेकिन उनकी लाशें आपको नहीं मिलेंगी। तो विजली बताता है उसके बाद हमें 5 नोट्स मिले थे कि कत्ल हुए हैं लेकिन लाशें नहीं मिली। यहाँ दोस्तों एक बात ध्यान में रहे कि विजली उस पहले कत्ल की बात नहीं कर रहा जो फेंटन के पापा ने किया था, बल्कि रिसेंटली हो रहे कत्लों के बारे में बात कर रहा है। तो रिसेंटली कातिल ने 6 लोगों का कत्ल किया है, जिसमें से सिर्फ 1 लाश मिली है, बाकी के 5 नहीं मिले, क्योंकि उस कातिल ने साफ लिखा था कि इसके बाद होने वाले कत्लों में सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे, लाशें नहीं। और क्योंकि लाशें नहीं मिली तो इनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ नहीं पा रही। ये सारी बातें विजली फेंटन को बता रहा होता है, और अब फेंटन कहता है कि आप खुद ही गेस कर लीजिए कि वो लाशें कहाँ हो सकती है। तब विजली को स्ट्राइक होता है कि उन्हें रोज गार्डन में दफनाया गया होगा। अगले ही सेकंड विजली फेंटन से कहता है कि मुझे उस रोज गार्डन में लेकर चलो, पर जाने से पहले ये हथकड़ी पहन लो। असल में दोस्तों विजली को फेंटन पर भी शक है, क्योंकि वो खुद ऐसे बाप का बेटा है जो कत्ल करता था। इतना ही नहीं, बचपन में ना चाहते हुए भी फेंटन को उन कत्लों में अपने पापा का साथ देना पड़ा था। तेज बारिश हो रही होती है और ऐसे में ये दोनों रोज गार्डन की ओर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में विजली पूछता है कि चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाओ और बताओ कि तुमने अपने भाई से ये वादा क्यों किया था कि उसके मरने पर तुम उसे रोज गार्डन में दफना दोगे। पर आगे की कहानी बताने के बजाय फेंटन फिर एक बार विजली से उसकी माँ की उस फोटो के बारे में पूछता है जो विजली के टेबल पर रखा हुआ था। इस पर विजली को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने इसलिए वो फोटो टेबल पर रखा हुआ था क्योंकि तुम्हारे बाप जैसे किसी कातिल ने ही मेरी माँ का कत्ल कर दिया था। मेरी माँ के मरने से पहले ली गई वो आखिरी फोटो थी। इस पर फेंटन पूछता है, अच्छा तो क्या आपने उस कातिल का पता लगाने के लिए FBI ज्वाइन किया था? विजली कहता है कि मेरी बात छोड़ो, अपनी कहानी को आगे बढ़ाओ। अब फेंटन आगे की कहानी को बताता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस पहले कत्ल के बाद कुछ दिन तो पापा एकदम नॉर्मल रहे थे। इस वजह से फेंटन को थोड़ा चैन आने लग गया और उसे लगा कि हो सकता है कि पापा को शायद कुछ हो गया होगा उस दिन।
इसलिए उन्होंने ऐसा कत्ल कर दिया, लेकिन अभी वो ठीक है, चलो भगवान का शुक्रिया अदा। लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं एक डर जरूर बैठ गया था। जिस रोज गार्डन से दोनों भाई मजे से गुजरते थे, अब वहाँ जाने से फेंटन डरता है और कहता है कि मैं दूसरी तरफ का घुमावदार रास्ता ले लूंगा, लेकिन रोज गार्डन से नहीं जाऊंगा। फेंटन को लगभग यकीन होने लग गया था कि अब पापा कोई कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन उसी रात उस पर टूटा अगला पहाड़। पापा ने उस लिस्ट पर लिखे दूसरे इंसान को मारने का प्लान बना लिया था। वो फेंटन को भी इस काम में शामिल करना चाहते हैं। अगला विक्टिम है एक बुजुर्ग आदमी जो एक सुपरमार्केट में जाता है। ये लोग बाजार में उसका इंतजार करने लगते हैं। फेंटन कहता है कि पापा दिन दहाड़े आप कत्ल करने वाले हैं क्या? उस तरफ कैमरा भी है, हम पकड़े जाएंगे। पर पापा कहता है कि बेटा तुम भूल रहे हो, ये भगवान का काम है जो हम कर रहे हैं। हमारा रूप किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होगा। तुम बस मुझ पर और भगवान पर विश्वास रखो और इस काम में सिर्फ मेरा साथ दो। इतने में वो आदमी वापस अपनी कार के पास आ जाता है। पापा जैसे तैसे फेंटन को मनाकर वहाँ भेजते हैं और फेंटन अपने कैट को ढूंढने के बहाने उनके कार के पास आ जाता है। जब वो बुजुर्ग फेंटन से कुछ पूछने के लिए झुकता है तो पीछे से पापा उसके सर पे भगवान के दिए हुए उस रॉड से मार देता है। वो आदमी वहीं पर बेहोश और फिर उसको घर लाया जाता है। क्योंकि इस बार फेंटन भी इस प्लान में शामिल हुआ था तो वो और घबराया हुआ होता है कि इस कत्ल का कहीं मैं भी जिम्मेदार ना हो जाऊं। लेकिन पापा अपने ग्लव्स उतारते हैं और इस आदमी के सर पे हाथ रखते हैं और तब पापा का खतरनाक रूप देखकर फेंटन तो सहम जाता है। पहले कत्ल में पापा को इतना आक्रोश नहीं था, लेकिन इस बार आक्रोश उनके चेहरे पे दिखता है और वो आदमी को इतना जोर से कुल्हाड़ी मारते हैं कि वो तहस नहस हो जाता है। उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी रोज गार्डन में दफना रहे होते हैं वो लोग। लेकिन ये देखिए, इस बार पापा फूट फूट कर रो रहे होते हैं और कहते हैं कि यह आदमी बहुत ही बुरा था, जल्लाद था बेटा। फेंटन को पापा का ये पागलपन जैसे हजम ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद कत्ल कर रहे हैं और फिर उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। पापा के जाने के बाद वो एडम को फिर समझाता है कि भाई पापा के साथ रहोगे तो तुम भी कातिल बनोगे, मेरे साथ चलो, कहीं भाग चलते हैं। पर एडम कहता है कि भाई पापा कातिल नहीं है, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के सेवक है वो, तुम ही हो कि तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। ये कहकर वो घर के अंदर भाग जाता है और पापा को बता देता है। अगली सुबह पापा फेंटन से बात करते हैं कि बेटा हम कत्ल नहीं कर रहे, कितनी बार बताओ, बुराई को इस दुनिया से खत्म कर रहे हैं बस। पर फेंटन उनकी एक नहीं सुनना चाहता, तो वो कहते हैं कि एंजल ने पहले ही कहा था कि तुम भगवान में बिलीव नहीं करोगे। उसने तुम्हारे बारे में एक और बात भी कही थी, लेकिन मैंने उस बात का यकीन नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर भगवान का विश्वास कैसे जगाना है। ये कहकर वो फेंटन को बाहर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तुम अकेले एक बड़ा गड्ढा खोदो, लंबाई चौड़ाई और गहराई 10 फीट होनी चाहिए, और हाँ, भगवान का नाम लेते लेते गड्ढा खोदो। जब तुम गड्ढा खोद लोगे तो देखना तुम्हें खुद भगवान की बातों पे यकीन होने लगेगा। पर फेंटन कहता है कि मैं चाहे गड्ढा खोदते खोदते मर जाऊंगा, लेकिन भगवान के नाम पे आप जो कत्ल कर रहे हैं उन्हें सही कभी नहीं मानूंगा पापा। वो बेचारा थक जाता है, बेहोश भी हो जाता है, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता और फिर उठकर गड्ढा खोदने में लग जाता है। उसे चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वो भगवान के नाम से कत्ल करने की बात को गलत ही कहता है। पर पापा उसका दर्द कम करने के लिए उसे कोई दवाई देते हैं। आखिर पापा जो ठहरे। लगभग 5 दिन तक वो गड्ढा खोदते जाता है और 5वें दिन वो 10 बाय 10 बाय 10 का गड्ढा खोद देता है, वो भी अकेला। पापा पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें यकीन आ गया है कि भगवान ने हमें ये काम दिया है? फेंटन फिर भी ना में जवाब देता है। असल में पापा ने ये गड्ढा इसलिए खुदवाया था क्योंकि वो यहाँ एक बेसमेंट बनवाना चाहते थे। आगे और भी कत्ल करने होंगे तो उन्हें छुपाने के लिए ये जगह तैयार की जाती है। फेंटन बौखला जाता है कि मेरे हाथों गड्ढा खुदवाकर पापा अपना कांड करने वाले हैं। जैसे तैसे बेसमेंट तैयार कर लेते हैं और वहाँ पे एक शेड भी फिक्स कर देते हैं। उसी शाम की बात है दोस्तों, पापा तीसरे विक्टिम को उठाकर लेकर आते हैं और फेंटन के हाथ में कुल्हाड़ी देते हुए कहते हैं बेटा इस डीमन का अंत तुम करोगे। पर अब फेंटन और नहीं कर सकता और वहाँ से तेजी से भाग निकल जाता है और सीधे जाता है शेरिफ ऑफिस के घर, उन्हें सारी बात बता देता है। पर शेरिफ को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो उल्टा पापा को कॉल करने वाला होता है। फेंटन कहता है कि सर आप तो कातिल को ही कॉल करने वाले हैं, प्लीज मत कीजिए, आप अभी चलिए, सब पता चल जाएगा आपको। इस पर शेरिफ मान जाता है और दोनों फेंटन के घर जाते हैं। शेरिफ पापा से पूछता है कि ये आपका बेटा क्या कह रहे हैं? पापा कहते हैं कि सर इसने एक बहुत बड़ी गलती की है और मैंने इसे उसकी सजा दी, इसलिए गुस्सा होकर न जाने क्या क्या बकवास कर रहा है। पर फेंटन कहता है कि सर पापा की बात मत मानिए, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो प्लीज एक बार बेसमेंट में चेक कर लीजिए, सब पता चल जाएगा आपको। शेरिफ हैरान रह जाता है कि ये बच्चा इतना जोर क्यों दे रहा है इस बात पर। वो भी बेसमेंट में जाकर चेक करता है,
लेकिन वहाँ पे ना तो वो तीसरा विक्टिम होता है और ना ही एडम होता है। फेंटन समझ जाता है कि पापा ने जरूर कोई चाल चली हुई है और फिर शेरिफ गुस्से में कहता है कि बेटा अगर फिर कभी ऐसा मजाक किया ना मेरे साथ तो मैं सच में जेल में डाल दूंगा तुमको, समझे। ये वार्निंग देकर शेरिफ जाने वाला होता है कि फेंटन कहता है कि सर एक बार आप रोज गार्डन में चेक कीजिए, यहाँ जिस आदमी को पापा लाए थे उसे तो उन्होंने गायब करवा दिया, लेकिन वो 2 लाशें जिनके टुकड़े उन्होंने रोज गार्डन में दफनाए थे वो वहीं पर होंगे ना, चलिए वहाँ चेक कर लेते हैं। और ये सुनते ही पापा एक सेकंड भी इंतजार नहीं करते और झट से उस शेरिफ के सर पे मारकर उसकी जान ले लेते हैं, क्योंकि अगर शेरिफ रोज गार्डन गया तो उसे सब पता चल जाएगा। शेरिफ को भी रोज गार्डन में ही दफना दिया जाता है, लेकिन अब पापा चीखने चिल्लाने लगते हैं कि बेटा तुमने मुझे कत्ल करने पे मजबूर कर दिया था। फेंटन भी खूब चिल्लाता है कि पापा आप पागल हो गए हो, अब तक आपने जो किया है वो भी कत्ल है और अभी ये जो किया है ये भी कत्ल है, इसमें कोई फर्क नहीं। पर पापा रोने लग जाते हैं कि बेटा आज तक जो किया वो भगवान ने करवाया और वो भी डीमंस को मारा था हमने, लेकिन ये देखो आज मेरे हाथों एक इनोसेंट आदमी की जान चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। फेंटन का तो दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है कि पागल आदमी, मैं अभी जाकर सभी को बताने वाला हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर तो पापा गुस्से में फेंटन पर कुल्हाड़ी उठा देते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर एडम उनको रोक लेता है। फेंटन फिर एडम को कहता है कि चल भाई कहीं भाग चलते हैं, लेकिन एडम पापा को छोड़कर कहीं जाने वाला है ही नहीं। फेंटन चाहता तो अकेला भाग सकता था, लेकिन वो अपने भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर पापा उसे भी अपने तरह एक कातिल बना लेंगे। फिर पापा फेंटन को अकेले बेसमेंट में लेकर जाते हैं। आपको याद होगा कि पहले भी एक बार पापा ने फेंटन से कहा था कि एंजल ने मुझसे एक बात कही थी, लेकिन मैंने उस बात का यकीन नहीं किया। तो ऐसा एंजल ने क्या कहा था वो अब बताया जाता है। बेटा एंजल ने कहा था कि मेरा बेटा फेंटन यानी कि तुम एक डीमन हो, लेकिन उस वक्त मैंने यकीन नहीं किया था जब मुझे एंजल ने बताया, पर अब मुझे यकीन होने लगा है कि तुम भगवान को नहीं मानते और खुद एक डीमन हो तुम, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मुझे पता है कि एक दिन तुम भी भगवान की सेवा में मेरी मदद जरूर करोगे, और जब तक तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं हो जाता तुम्हें मैं इसी बेसमेंट में बंद करने जा रहा हूँ। कहकर वो फेंटन को बेसमेंट के अंदर डालकर दरवाजा बंद कर देते हैं। फेंटन अंदर चिल्लाता है, लेकिन पापा अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और फेंटन को खाना तक नहीं देते। लेकिन एडम उसे पानी देने आता है और कहता है कि भैया तुम पापा की बात मान क्यों नहीं लेते। फेंटन भी कहता है कि भाई तुम छोटे हो, कुछ नहीं समझते अभी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पापा की बात को कभी नहीं मानूंगा। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं दोस्तों, और फेंटन भूखे पेट पड़ा रहता है। भूख के मारे उसको कई भ्रम होते हैं, एकदम से बेहोश हो जाता है बेचारा। ऐसे घिनौने दिन देखे थे फेंटन ने अपने बचपन में। एडम उसे पानी देने आता है तो उसकी हालत देखकर घबरा जाता है और फिर पापा को ही लेकर आ जाता है। पापा तो रोने लग जाते हैं कि तुम भगवान पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे बेटे। और तब फेंटन कहता है कि पापा मैंने भगवान को देख लिया। लगता है दोस्तों वो डर गया था कि अगर एक और दिन वो भूखा रहा तो मर जाएगा, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो पापा की हाँ में हाँ मिला देता है। अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर पापा बड़े खुश होते हैं और उसे तरह तरह का खाना बना कर देते हैं। वो बेचारा भी भूख के मारे दबा के खाता है। पर एडम फेंटन से पूछता है कि भैया भगवान दिखते कैसे हैं, मुझे भी बताओ ना, और उन्होंने तुमसे कहा क्या। मैंने डीमंस को तो देख लिया लेकिन भगवान को एक भी बार नहीं देखा, मुझे भगवान क्यों नहीं दिखते भैया, बताओ ना। तब पापा कहते हैं कि बेटा भैया को परेशान मत करो, तुम खुद जल्दी भगवान को देखोगे। अगर भैया ठीक से नहीं खाएंगे तो आज रात का कांड कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम आज रात एक बहुत ही बुरे डीमन का खात्मा करने वाले हैं। ये सुनकर फेंटन का दिमाग फिर से बौखला जाता है कि अब इस श्रृंखला का कोई अंत ही नहीं है। उस रात वो फेंटन को ग्लव्स देते हैं और कहते हैं कि बेटा आज रात का शुभ कार्यक्रम तुम करोगे। वो उसे अगले विक्टिम के घर पर लेकर जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं भाई साहब हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, जरा आप देखेंगे, अगर आपके पास स्पेयर व्हील है तो प्लीज मदद कीजिए। वो भी कहता है कि हाँ हाँ जरूर अंदर आइए। फिर क्या था, पीछे से बाप बेटा उस पर वार करके उसे अपने बेसमेंट में लेकर आते हैं। हमेशा की तरह पापा उसके शरीर को टच करते हैं तो उसका शरीर वाइब्रेट होने लग जाता है और वो फेंटन को आवाज देते हैं कि बेटा ये शैतान है, शैतान, जल्दी मार डालो इसको। कहकर वो कुल्हाड़ी फेंटन के हाथ में देते हैं। विक्टिम डरकर फेंटन को देखता है और फिर पापा को। फेंटन 1 सेकंड के लिए सोचता है और कुल्हाड़ी उठाकर जोर से काट डालता है। नहीं, उस विक्टिम को नहीं बल्कि अपने पापा को। फेंटन ने फैसला कर लिया था कि आज के बाद पापा के हाथों एक भी कत्ल नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसने पापा के सीने में कुल्हाड़ी उतार दी, उन्हें मार डाला। लेकिन मरने से पहले हुआ ये कि पापा एडम को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कह देते हैं
पापा के मरने से एडम को गहरा सदमा पहुंच जाता है, क्योंकि वो पापा की हर बात पे विश्वास करता था। दूसरी ओर फेंटन को दिखाते हैं, जो उस विक्टिम को बचाने चाहता है, लेकिन उसे देखकर नीचे पड़ा विक्टिम घबराने लग जाता है और तब पता चलता है कि वो फेंटन को नहीं, एडम को देखकर डर रहा था, क्योंकि वो कुल्हाड़ी उठाकर विक्टिम के सर पे दे मारता है। जो काम पापा अधूरा छोड़कर चले गए थे, वो काम अब एडम ने पूरा कर दिया और अब दोनों भाई मिलकर पापा और उस विक्टिम दोनों की लाशों को जैसे तैसे लाकर उसी रोज गार्डन में दफना देते हैं। वेल दोस्तों, प्रेजेंट में आ जाइए। ये सारी बातें बताकर अब प्रेजेंट में फेंटन कहता है, ऐसा था हमारा बचपन। जो काम पापा ने अधूरा छोड़ा, उसे आज तक मेरा छोटा भाई एडम कर रहा है। आखिर वो रोज गार्डन पहुंच जाते हैं और फेंटन विजली को बेसमेंट की ओर लेकर जा रहा होता है। पर इसी बीच विजली पूछता है कि कहानी तो ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुमने अपने भाई से ये वादा कब किया था कि तुम उसे रोज गार्डन में ही दफनाओगे। असल में उस दिन जब फेंटन और एडम ने अपने पापा और विक्टिम को दफनाया था, तब एडम ने फेंटन से कहा था कि अगर एक दिन में मर गया भाई, तो प्लीज मुझे इसी रोज गार्डन में पापा के पास ही दफना देना। लेकिन यहाँ पे फेंटन बताता है, उस दिन उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे रोज गार्डन में दफनाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, फेंटन क्या बताता है। वो बताता है कि उस दिन एडम ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे रोज गार्डन में दफनाएगा। ये सुनकर वीजली चौंक जाता है और पूछता है, तुमने तो कहा था कि तुमने अपने छोटे भाई एडम से वादा किया था कि तुम उसे रोज गार्डन में दफनाओगे, और अब तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें वहां दफनाने का वादा किया था। ये क्या है? इस मोड़ पे दोस्तों ये कहानी बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है और यहाँ पर कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है और फेंटन वीजली से कहता है कि हाँ सर, आपका कंफ्यूजन होना एकदम जायज है, लेकिन अगर आपको पता चले कि जो आदमी अब तक आपको कहानी सुना रहा था वो फेंटन नहीं एडम है, तब तो कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी ना सर आपको। ये सुनकर दोस्तों हमारी तरह विजली भी शॉक हो जाता है। यस, इतनी देर से जो कहानी सुना रहा था वो बड़ा भाई फेंटन नहीं बल्कि छोटा भाई एडम है, और वो पूरी प्लानिंग करके विजली को रोज गार्डन में लेकर आया। विजली घबराहट के मारे कांपने लग जाता है। और अब आप कह रहे होंगे कि रॉकर भाई, ये वाला ट्विस्ट तो हम पहले गैस कर चुके थे। तो आप जैसी स्पेशल ऑडियंस के लिए ये रहा अगला ट्विस्ट। तो अगर एडम कहानी सुना रहा था और उसी ने सारे कत्ल भी किए थे, तो फिर बड़े भाई फेंटन का क्या हुआ, वो कहाँ पर है? यहाँ पर खुलता है एक और मेजर ट्विस्ट। अब फ्लैशबैक में फेंटन को दिखाते हैं जिसके कमरे में कई कत्लों की प्लानिंग की गई थी। नोट्स वगैरह दीवार पर चिपके होते हैं। मतलब फिलहाल जो कत्ल हो रहे हैं वो सारे कत्ल फेंटन कर रहा था और FBI जिस कातिल को ढूंढ रहा है वो फेंटन है। हाँ, जरा कंफ्यूजिंग हो गया यार। चलिए क्लियर कर लेता हूँ। मान लेते हैं पापा के मरने के बाद भगवान की सेवा के तौर पर एडम उन इंसानों को मारने लगा जिन्हें भगवान डीमन बताते हैं। ओके, वो बात तो हो गई एक तरफ, लेकिन उस रात इन दोनों भाइयों ने पापा और विक्टिम की लाशों को दफनाया और फिर पुलिस में कंप्लेंट की थी कि पापा लापता हो गए हैं। उस केस में दोस्तों पुलिस पापा का पता नहीं लगा पाई और वो केस क्लोज कर दिया गया था। उसके बाद दोनों भाइयों को अलग अलग अनाथालय में भर्ती कर दिया गया। वहीं दोनों बड़े हुए। जब एडम जवान हुआ तो वो अपने पापा के बताए हुए रास्ते पे चला और डीमंस का खात्मा करने लगा। लेकिन दूसरी ओर फेंटन, जिसने बचपन में अपने पापा के किए हुए कत्लों को देखा और खुद पापा को मार डाला, वो मानसिक तौर पर बहुत ही डिस्टर्ब हो गया और एक बन गया साइको कातिल। उसने जो कत्ल किए थे उन्हीं के बारे में FBI इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन एडम ने जो कत्ल किए उनके बारे में FBI को तो क्या, पुलिस को भी पता नहीं चला, क्योंकि उसने उन सारी लाशों को रोज गार्डन में दफना डाला था। तो इस तरह एक तरफ फेंटन साइको कातिल बना तो दूसरी ओर एडम भगवान के नाम पे कुछ इंसानों को डीमन समझकर उनका कत्ल कर रहा था। क्लियर दोस्तों? लेकिन अब जैसे कि ये सारे ट्विस्ट्स काफी नहीं थे, यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। मरने से पहले पापा ने एडम से क्या कहा था कान में पता है? असल में एंजल ने पापा से ये कहा था कि फेंटन बड़ा होकर एक डीमन बनेगा, लेकिन पहले तो पापा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर उन्हें पता चल गया था कि फेंटन बड़ा होकर बनेगा डीमन और कत्ल भी करेगा। और मरने से पहले उन्होंने एडम के कान में ये कह दिया था कि बेटा तुम्हारा भाई बड़ा होकर डीमन बनेगा और तब तुम्हें वो कर्तव्य निभाना होगा जो मुझे निभाना चाहिए था। आपको याद होगा दोस्तों, कहानी में पापा ने एडम से एक बार ये जरूर कहा था कि बेटा इस तरह अपने मन से कोई लिस्ट मत बनाओ, क्योंकि भगवान खुद हमें डीमंस की लिस्ट देंगे। हमें उन्हीं की जान लेनी है जिनके नाम भगवान देंगे। हमें अपनी तरफ से किसी को नहीं मारना है।
और जब वक्त आएगा ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें किस डीमन का खात्मा करना है। तो मूवी की शुरुआत में ही एडम को भगवान की तरफ से फेंटन का नाम बताया गया था दोस्तों, और एडम समझ गया था कि उसका भाई फेंटन अब एक डीमन बन चुका है। इसीलिए जैसा पापा ने कहा था उसने फेंटन को मार डाला और उसे रोज गार्डन में दफना दिया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एडम ये सब वीजली को क्यों बता रहा है और उसे रोज गार्डन में क्यों लेकर आया। और यहाँ पर आता है पहला और एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ब्रो। एडम उड़कर वीजली से फिर पूछता है कि सर आप अपनी माँ के कातिल का पता लगाने के लिए FBI में आए थे राइट, पर आपने पता नहीं लगाया राइट। सुनकर वीजली गुस्से में एडम पर हमला करने की कोशिश करता है और तब एडम उसे पकड़ लेता है और जब एडम उसे टच करता है तो उसे एक विजुअल दिखता है और एडम का पूरा शरीर वाइब्रेट होने लग जाता है जैसा कि पापा का होता था। उसे सच दिखाया जाता है और सच ये है कि असल में वीजली की माँ का कातिल कोई और नहीं खुद वीजली है। हाँ दोस्तों, यहाँ तो हमारा सर चकराने लग गया क्योंकि यहाँ तक हमें ये लगा कि फेंटन और एडम के पापा पागल थे, साइको थे और इसलिए भगवान के नाम से कत्ल कर रहे थे। लेकिन पापा की हर बात सच्ची थी और सच में उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वो इंसान के रूप में जी रहे डीमंस को टच करके पता लगा सकते थे कि ये क्या क्या करता है। मतलब उनके पास्ट को देख पाते थे और उन्होंने जो भगवान और एंजल की बातें कही थी वो भी सच थी। उनकी शक्ति एडम को मिली थी और इसीलिए वीजली को टच करते ही उसका पास्ट एडम को दिखाया गया। वीजली भी दोस्तों एक डीमन है जिसका नाम एडम की लिस्ट में था क्योंकि वीजली ने जायदाद के लिए अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। और फिर अब एडम वीजली की जान लेने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, उसे गड्ढे में धकेल देता है। पर वीजली कहता है कि मेरी जान लोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। तुम जब मेरे ऑफिस में आए थे तो मेरे कॉलीग्स ने तुम्हें देख लिया था और वहाँ के कैमरे में भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी, तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर एडम हंसता है और अपने पापा की बात को दोहराता है कि ये कत्ल नहीं भगवान की सेवा है। ये समझो कि ये भगवान कर रहे हैं, मेरे हाथों के जरिए भगवान ये काम कर रहे हैं, इसीलिए ना मैं किसी कैमरे में रिकॉर्ड होऊंगा और ना ही किसी को मेरा चेहरा याद रहेगा। ये कहकर वो फाइनली वीजली को मार डालता है। और यहाँ पता चलता है कि पूरी कहानी में हम एडम के पापा को पागल समझ रहे थे अभी तक, लेकिन असल में अपने विक्टिम को जब वो टच करते थे तो उन्हें उनके पास्ट के काम दिखाई देते थे जो कि उन्हें भगवान की दी हुई शक्ति से होता था। उनकी पहली विक्टिम थी एक औरत जिसे टच करते ही उन्हें पता चल गया था कि उस औरत ने पैसों के खातिर अपने पति का कत्ल करवा दिया था। अगला विक्टिम था एक बुजुर्ग आदमी जिसे मारकर पापा बहुत ही रोए थे कि ये इंसान नहीं जल्लाद था। असल में दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी छोटे बच्चों को किडनैप करता था और फिर उन्हें अब्यूज करके मार डालता था। इस तरह पापा का हर विक्टिम एक डीमन था और ऐसे डीमंस का खात्मा करने के लिए भगवान ने इनके परिवार को चुना था। तो अब पापा की वही शक्ति एडम को मिली है और उसकी लिस्ट में आखिरी डीमन था वीजली, जिसकी जान लेने के बाद एडम ने उसे रोज गार्डन में दफना दिया। तो क्या कहानी खत्म हुई? नहीं दोस्तों, कट करके सीधे दिखाते हैं FBI ऑफिस को जहां हलचल मची हुई है क्योंकि वीजली गायब है। उस दिन जब एडम FBI ऑफिस आया था तो वहां पर एक ऑफिसर था जिसने उसे वीजली के ऑफिस में बैठाया था। तो सभी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि वीजली से मिलने के लिए जो आदमी आया था वो कैसा दिखता था, कहीं वही तो गॉड सेंड किलर नहीं है? वो ऑफिसर कहता है मैंने उसे देखा तो था, उससे हाथ भी मिलाया था, लेकिन अभी न जाने क्यों मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। बाकी लोग भी कंफ्यूज होकर CCTV फुटेज को चेक करते हैं तो ठीक उन जगहों पर जहां एडम दिखता है वहां पे वीडियो में डिस्टर्बेंस हो जाता है और एडम का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। वो इसीलिए क्योंकि जैसा एडम के पापा ने कहा था कि जब हम भगवान का काम कर रहे हो तो कोई कैमरा, कोई भी डिवाइस हमें रिकॉर्ड नहीं कर सकता और अगर कोई देख भी ले तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा। तो इस तरह यहाँ पर एडम बच जाता है, लेकिन उसने शेरिफ ऑफिस में अपना नाम फेंटन बताया था और यहाँ रिवील होता है कि फेंटन ने जो कत्ल किए उन लाशों को वो अपने घर के नीचे दफना लेता था। ये उसका साइको एटीट्यूड था और ऐसा करके उसे अजीब खुशी मिलती थी। ये सारी बातें जानकर एडम ने ही अपने भाई को मार डाला क्योंकि फेंटन का नाम भी भगवान की लिस्ट में था, ये तो आपको पता है। और क्योंकि एडम ने FBI ऑफिस में खुद को फेंटन बताया तो अब FBI फेंटन के घर को ट्रैक करके आ जाते हैं और उन सारी लाशों को निकाल पाते हैं जो फेंटन ने घर में दफना रखी थी। वो फेंटन के सारे प्लान्स देख पाते हैं, उसमें उसके विक्टिम्स की एक लिस्ट भी होती है जिसमें एडम ने जानबूझकर वीजली का नाम लिख दिया था ताकि वीजली के कत्ल का इल्जाम भी फेंटन पर लग जाए और एडम खुद बच जाए। तो अब FBI को वीजली की लाश को छोड़कर बाकी सारी लाशें मिल चुकी है। पुलिस फिर इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि ये सारे कत्ल करके फेंटन कहीं बचकर भाग चुका है। तो फेंटन के कॉन्टैक्ट्स वगैरह से पुलिस पूछताछ करती है तो उन्हें एडम के बारे में भी पता चल जाता है और वो उसके बारे में पता लगाने उसके टाउन पहुंच जाते हैं। जब एडम फेंटन बनकर FBI ऑफिस में आया था तो वीजली ने उसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए
उसके टाउन के शेरिफ ऑफिस को कॉल किया था। तो अब FBI वाले उसी शेरिफ ऑफिस में जाते हैं और वहाँ एक स्टाफ से कहते हैं कि हमें आपके शेरिफ से मिलना है। यहाँ पर आता है दोस्तों एक धुआंधार ट्विस्ट, क्योंकि उस टाउन का शेरिफ कोई और नहीं एडम है। आपको याद होगा कि जब वेजली ने फेंटन के बारे में शेरिफ ऑफिस को कॉल किया था तो इस औरत ने बताया था कि फेंटन अपने भाई की बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर गया। असल में ये औरत कोई और नहीं एडम की वाइफ है। और तब एडम शेरिफ के यूनिफॉर्म में आता है बाहर। FBI ऑफिसर पूछता है क्या आप ही का भाई था फेंटन है? लेकिन एडम तो पूरी सेटिंग कर चुका था। वो कहता है कि हाँ वो मेरा भाई है, लेकिन बचपन में हम दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद मेरी लाइफ अलग हो गई और उसकी लाइफ अलग। तो FBI ऑफिसर कहता है कि उसने कई कत्ल किए हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर वेजली का भी उसने कत्ल किया है। हमें कैसे भी करके उस फेंटन को ढूंढ निकालना होगा। एडम भी कहता है कि ठीक है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और आपको उसका होलिया बखूबी बता सकता हूँ मैं। ये कहकर फेंटन उस ऑफिसर के साथ हाथ मिलाता है और उसका हाथ टच करके एडम कहता है कि आप अच्छे इंसान मालूम होते हैं। मतलब भगवान की दी हुई शक्ति से एडम को पता चल जाता है कि ये ऑफिसर बहुत ही अच्छा इंसान है। पर इस ऑफिसर को तो याद ही नहीं है कि इसने एडम को एक बार ऑफिस में देखा था। पर क्या करें, भगवान की शक्ति की वजह से वो भूल गया ना। वो भी थैंक यू कहकर चला जाता है। जब तक एडम को भगवान की तरफ से डीमंस का अगला लिस्ट नहीं मिलता वो एक नॉर्मल शेरिफ बनकर इस टाउन में रहेगा। और जब डीमंस की लिस्ट मिलेगी तो वो एक एक करके उन डीमंस को खत्म कर डालेगा। फिलहाल उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो जल्द ही उसका एक परिवार भी हो जाएगा और शायद ये परिवार मिलकर भगवान के लिए फिर काम करेगा और इंसान के रूप में धरती पर जी रहे सारे डीमंस का खात्मा करेगा। इसी खतरनाक संदेश के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। शुरू से इस मूवी में हमें ऐसा लगा जैसे एडम के पापा की सारी बातें अंधविश्वास है और वो एक साइको थे जो कत्ल पे कत्ल किए जा रहे थे। लेकिन यही था दोस्तों मूवी का पहला ट्विस्ट, क्योंकि भगवान से बात करना, भगवान की तरफ से एंजल का पापा से बात करना और उनके हाथों डीमंस का खात्मा करवाना, ये सब सच था। हाँ, अब आपकी बारी। आप बताइए आपको ऐसी खतरनाक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट वाली मूवी देखना कितना ज्यादा पसंद है। उसके आधार पर हम ऐसी और भी मूवीज आपके लिए ढूंढ कर लेकर आएंगे। बाकी हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।